वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। रामपुर गांव अपनी हरी भरी खेती के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन गांव के उत्तरी छोर पर एक जमीन का टुकड़ा था जो सालों से बंजर पड़ा था। उस जमीन के बीचों बीच एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं किसी दैत्य की भुजाओं की तरह फैली हुई थी। गांव वाले उस जमीन को राक्षस की छांव कहते थे। उनका मानना था कि उस पेड़ में एक भूखा राक्षस रहता है जो किसी को भी उस जमीन पर कदम नहीं रखने देता। लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी इंसान से वो करवा देती है जो डर भी नहीं करवा पाता। शंभू नाम का एक मेहनती किसान था। लगातार 2 साल सूखे की मार झेलने के बाद उसके परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके पास अब उस बंजर जमीन पर अपनी किस्मत आजमाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। एक सुबह हिम्मत करके शंभू अपना हल और बैल लेकर उस जमीन पर पहुंच गया। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। पेट की आग डर की आग से बड़ी होती है। आज तो जो होगा देखा जाएगा। कौन है तू, तुच्छ मानव? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरी नींद में खलल डाला? ये जमीन मेरी है, ये पेड़ मेरा घर है। हे वन के राजा, मैं शंभू हूं, एक गरीब किसान। मेरा परिवार भूखा है। मुझे बस एक फसल उगाने की आज्ञा दे दीजिए। आ गया, मैं तुझे खा जाऊंगा। यही मेरा नियम है। जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जाता। रुकिए प्रभु, मुझे खाने से आपका पेट बस एक बार भरेगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा सौदा है जिससे आपका पेट हर फसल में भरेगा, वो भी बिना मेहनत के। सौदा? कैसा सौदा कीड़े? जल्दी बोल, मुझे भूख लगी है। सौदा सीधा है वनराज। मैं इस खेत में मेहनत करूंगा, बीज बोऊंगा, पानी दूंगा। फसल जब पकेगी तो हम उसका बंटवारा करेंगे। इस बार जो भी जमीन के ऊपर उगेगा वो आपका, और जो जमीन के नीचे उगेगा वो मेरा। बोलिए, मंजूर है? ऊपर का हिस्सा यानी फल, फूल, पत्ते, और तुझे मिलेंगी सिर्फ जड़ें। मूर्ख मानव, मुझे तेरा सौदा मंजूर है, लेकिन याद रखना, अगर तूने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। शंभू ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने पूरे खेत में आलू और मूली बो दी। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद फसल तैयार हो गई। शंभू ने राक्षस को आवाज लगाई, वनराज, फसल तैयार है, आइए अपना हिस्सा ले लीजिए। ला, कहाँ है मेरा हिस्सा? शंभू ने आलू और मूली के सारे हरे पत्ते और तने काटकर राक्षस के सामने एक बड़ा ढेर लगा दिया और जमीन खोदकर सारे मोटे मोटे आलू और मूली अपने बोरे में भर लिए। ये लीजिए महाराज, वादे के मुताबिक जमीन के ऊपर का सारा हिस्सा आपका। धूर्त, ये क्या है? ये तो सिर्फ घास फूस है। सारा असली माल तो तू ले गया। तूने मुझे धोखा दिया। धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं दिया महाराज। सौदा तो यही था कि जमीन के ऊपर का हिस्सा आपका होगा। अब इसमें मेरा क्या कसूर कि इस फसल का असली माल जमीन के नीचे होता है? तू बहुत चालाक है मानव। ठीक है, अगली फसल मैं तय करूंगा। इस बार
इस बार जो जमीन के नीचे उगेगा वो मेरा होगा, और जो कुछ भी ऊपर होगा वो तेरा। अब बोल। जैसा आप कहें वनराज, मुझे मंजूर है। इस बार शंभू ने पूरे खेत में गेहूं की फसल बो दी। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही महीनों में खेत सुनहरी बालियों से लहलहा उठा। उसने फिर राक्षस को बुलाया। महाराज, फसल तैयार है। इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ला, मेरा हिस्सा निकाल। जमीन के नीचे का सब कुछ मेरा है। शंभू ने शांति से गेहूं की सारी फसल काट ली और अनाज के बोरे भर लिए, और फिर जमीन खोदकर गेहूं की बेकार जड़ें निकाली और राक्षस के सामने ढेर लगा दिया। ये रहा आपका हिस्सा महाराज, जमीन के नीचे की सारी जड़ें। धोखेबाज, नीच मानव, तूने मुझे फिर धोखा दिया। इस बार भी सारा अच्छा माल तू ले गया और मेरे हिस्से में सिर्फ ये सूखी झाड़ियां आई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे, तेरे परिवार को, तेरे पूरे गांव को नष्ट कर दूंगा। शंभू समझ गया कि अब चालाकी काम नहीं आएगी। राक्षस का क्रोध चरम पर था। उसकी जान खतरे में थी। वो घुटनों पर बैठ गया। मुझे क्षमा कर दीजिए वनराज। मैं मानता हूं कि मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, पर मेरा इरादा आपको अपमानित करना नहीं था। मैं तो बस अपने भूखे परिवार का पेट पालना चाहता था। आप शक्तिशाली हैं, आप मुझे एक पल में मार सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको हमेशा डराकर और छीनकर ही क्यों खाना पड़ता है? क्या मतलब है तेरा? मतलब ये महाराज कि आपने हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी किसी के साथ मिलकर कुछ बनाने की कोशिश नहीं की। आप हमेशा अकेले रहे। क्या आपने कभी मेहनत से उगे अनाज की पकी हुई रोटी का स्वाद चखा है? आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दीजिए, पर मरने से पहले मेरी एक विनती है। मेरे इन हाथों की मेहनत का ये छोटा सा टुकड़ा चखकर देखिए। इसे धोखे से नहीं, मैं सम्मान से आपको दे रहा हूं। ये रोटी है महाराज, गेहूं के दानों को पीसकर, उसे पानी से गूंथकर और आग पर सेककर बनती है। ये सिर्फ अनाज नहीं, इसमें किसान का पसीना और प्यार भी मिला होता है। ये क्या है? उस एक निवाले में राक्षस ने वो स्वाद चखा जो उसने अपने हजारों साल के जीवन में कभी नहीं चखा था। वो स्वाद सिर्फ अनाज का नहीं था, वो स्वाद था मेहनत का, सम्मान का और किसी के साथ बांटकर खाने का। ये अद्भुत है। हम दुश्मन नहीं बन सकते वनराज, लेकिन हम साझेदार बन सकते हैं। आप अपनी शक्ति से इस खेत की जंगली जानवरों और तूफानों से रक्षा कीजिए, और मैं अपनी मेहनत से इसमें फसल उगाऊंगा। और हर फसल के बाद मैं आपको कच्चा हिस्सा नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए बना हुआ स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। आज तक किसी ने मुझे सम्मान नहीं दिया। सब मुझसे डरते थे। तू पहला है जिसने मुझे भोजन दिया, वो भी जिसे तुम इंसान प्यार कहते हो, उसके साथ। मुझे तेरा सौदा मंजूर है शंभू किसान। आज से ये खेत सिर्फ तेरा नहीं, हमारा है। मैं इसका रक्षक हूँ। और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। राक्षस ने अपना वादा निभाया। वो उस खेत का रक्षक बन गया। कोई भी जंगली जानवर या प्राकृतिक आपदा उस खेत को नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। शंभू की फसलें लहलहाती थी और गांव में सबसे अच्छी होती थी। और शंभू हर दिन अपने लिए खाना बनाने के बाद पहला भोजन उस विशाल बरगद के पेड़ के नीचे अपने अदृश्य साझेदार के लिए रख कर आता। गांव वालों के लिए राक्षस की छांव अब वरदान की छांव बन चुकी थी। कहानी चालाकी से शुरू हुई, पर उसका अंत सम्मान और साथ पर हुआ, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बुद्धि या बल नहीं, बल्कि थोड़ी सी इंसानियत होती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले आनंद नाम के गरीब लेकिन नेक दिल किसान की। आनंद की दुनिया उसकी पत्नी लता और उसकी प्यारी सी बेटी मुनिया थी। एक दिन उनकी खुशियों भरे आशियाने पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे। अजी, सुनते हो? मुनिया का बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। देखिए ना, इसका चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। ये बहुत कमजोर हो गई है। हम कुछ करते क्यों नहीं? मैं सब समझ रहा हूँ लता, पर अब हम करें भी तो क्या करें? घर में एक पैसा तक नहीं बचा है।
इस साल फसल भी बर्बाद हो गई। हमने इसके इलाज के लिए सब कुछ तो बेच दिया, अब क्या होगा? अगर मुनिया को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं लता, ऐसा मत कहो, हिम्मत रखो। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अभी गांव के मुखिया जी के पास जाऊंगा। वो गांव के सबसे अमीर आदमी है। शायद वो हमारी मदद कर दें। क्या वो सच में मदद करेंगे? अपनी बेटी के लिए मैं किसी के भी सामने झुक सकता हूँ। तुम मुनिया का ख्याल रखो, मैं भी जाता हूँ। अपनी बेटी के लिए उम्मीद की। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मैं एक जादुई लगी दोस्तों, कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।